प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम यूपी पीसीएस के पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम ज्यादातर पेपरों को कर चुके हैं। जैसे जीएस के 3 पेपर कर चुके हैं, ऐसे पेपर कर चुके हैं और सामान्य हिंदी का पेपर कर चुके हैं। आप लोगों ने काफी वीडियो को अप्रिशिएट भी किया। दूसरा एक न्यूज है कि जो हमारा टेलीग्राम लिंक था उसको मैंने चेंज किया है, अब टेलीग्राम चैनल हो गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जा करके उसको ज्वाइन करें जिससे आपको प्रॉपर अपडेट मिलती रहे कि कब क्या हो रहा है। और आपके ज्यादातर एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं तो उनको थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट चीज जो है कि आज हम सामान्य अध्ययन पेपर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसको हम सामान्य भाषा में एथिक्स के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। और इसके लिए जनरली मैं मानता हूँ कि इसके लिए विशेष कोई पढ़ाई की आवश्यकता होती नहीं। जब जीएस के 3 पेपर आप ठीक से तैयार करते हैं तो इसकी भी तैयारी होती रहती है। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नई होंगी आपके लिए, जो शायद आपने कक्षा 7-8 में जो एक बुक आती थी, नैतिक शिक्षा, है ना, या मॉरल एजुकेशन जिसको हम बोलते थे, या एथिकल एजुकेशन भी हम कभी कभी कह देते थे, तो वही से रिलेट बिलोंग करता है ये सब्जेक्ट। और बाकी इसमें काफी पार्टीशन है उत्तर प्रदेश पीसीएस के हिसाब से, और शासन की कुछ चीजें हैं जो पॉलिटी सिलेक्शन से रिलेट करती हैं। तो आज हम इसका पेपर देखेंगे कि क्या पूछा गया है इस बार और पेपर कैसा है। एज यूजुअल जैसे जीएस के सभी पेपरों में 20 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 10 लघु उत्तरीय और जिनकी सब सीमा 125, और 10 दीर्घ उत्तरीय होते हैं जिनकी सब सीमा 200 होती है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। नियत अंक भी आपको पता है उसके सामने दिए जाते हैं। और आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको जो शब्द सीमा है, वर्ड लिमिट है, उस पर थोड़ा विशेष फोकस करना है कि कम ज्यादा नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ या पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट देना है। तो ये 5 इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिनको आपको देखना चाहिए। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पेपर 2 भागों में विभाजित है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब सेक्शन ए के तहत जो पहला क्वेश्चन है, नैतिक अंतर्दृष्टि से आप क्या समझते हैं। इसको यहाँ मॉरल इंसाइट कहा गया है। मॉरल नैतिक अंतर्दृष्टि यानी अंतर्मन की आवाज, जिसको बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है। जैसे आप मान लिया कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपको चोरी करना है, आपको पापा की जेब से पैसे चुराने हैं, मम्मी की जेब से पैसे चुराने हैं, तो आपने क्या सीधे चोरी कर ली? नहीं, आप सीधे चोरी नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं, इधर उधर का माहौल लेते हैं। माहौल लेने के बाद आप सोचते हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब आप चोरी करते हैं और वो पैसे किसी काम के रहे हों या कुछ और काम के लिए आपने कुछ ऐसा उठा लिया हो, तो आपके अंतर्मन में एक कचोट लगती है कि यार ऐसा ना किया होता तो ज्यादा सही रहता है ना। जब आपको पिताजी आपके समझाते हैं कि ये पैसे इस काम के लिए रखे थे, तुमने बर्बाद कर दिया, है ना, तो आपके अंदर से जो आवाज आती है कि नहीं यार, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। या फिर आप गली मोहल्ले में, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पत्थर फेंकते हैं, है ना, किस पे, जानवरों पे, कुत्तों पे, अन्य जो पशु हैं उन पर पत्थर फेंकते हैं, उनको मारते हैं, वो चिल्लाते हैं, आवाज करते हैं, है ना। लेकिन आप जब उनको देखते हैं तो आपके अंतर्मन से आवाज आती है कि यार ऐसा वो क्यों करते हैं, क्या उनको दर्द नहीं होता, उनको दुख नहीं होता। तो यही आपकी अंतर्मन की या अंतर्दृष्टि की आवाज है। इससे आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। लोक सेवकों की नैतिक परिस्थिति में किस प्रकार सहायक है। अब देखो, यहां तक क्वेश्चन तो ठीक था। अब यहाँ पर बदला। अब आपको जो लिखना है वो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के रूप में लिखना है या सिविल सर्वेंट के रूप में लिखना है। तो नैतिक परिस्थिति तब फंसती है, मान लिया आप ए और बी में विवाद हो गया, दोनों सगे भाई थे, विवाद हुआ। विवाद की जड़ एक छोटी मोटी वस्तुएं हैं, जैसे जमीन का विवाद है, और कुछ ऐसी चीजें घट गई जो नहीं होनी चाहिए, और कानून में उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर भी आपको न्याय करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को बैठ के समझाएंगे, है ना। और यहाँ पर जब नियम, कानून या कोई आदेश जब किसी चीज के बारे में नहीं दिया जाता, तो आप ज्यादातर नैतिक परिस्थितियों का से काम लेते हैं। जैसे मान लिया आपको रोड से क्या करना है, जो भी अतिक्रमण है उसको हटाना है। और जब वहां आप जाते हैं, आप देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी जीविका उनसे चल रही है
तब आप कुछ नियमों में ढील दे करके उनको कहीं या तो स्टेब्लिश कराते हैं या कुछ भी कराते हैं जिनकी उनका जीविका प्रभावित ना हो। तो वही नैतिक अंतर्दृष्टि है और लोक सेवा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किताबों के सहारे दुनिया नहीं चलती। आपको कभी ना कभी अपने मन की आवाज सुननी पड़ती है। कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं जहां आपको अपने मन की सुननी पड़ती है और आपको उन नियम कानूनों से आगे जा करके मदद करनी पड़ती है ना। तो ये है नैतिक अंतर्दृष्टि, मॉरल अंतर्दृष्टि। सेकंड पेपर जो है, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन जो है वो सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। पहला है सेवा भाव, है ना, स्पिरिट ऑफ सर्विस, और दूसरा है दृढ़ विश्वास का साहस, करेज ऑफ फर्म कन्विक्शन। अब देखो, सेवा भाव का क्या होता है कि जब भी आप सिविल सेवा में आते हैं तो आप बड़े सपने लेके आते हैं। दोनों दोनों को लिखोगे तो 4-4 नंबर के हैं दोनों अलग अलग। तो आप बड़ा सेवा भाव लेके आते हो कि नहीं मैं ये काम करूंगा, मैं लोगों को न्याय दूंगा, लोगों की समस्याएं दूर कर दूंगा। तो ये सेवा भाव है। जब भी आप सर्विस ज्वाइन करते हैं तो आपके अंदर समर्पण इतना होना चाहिए कि आप अपने पर्सनल जो पर्सनल व्यूज होते हैं उनको दरकिनार करते, या पर्सनल रिलेटिव्स, जैसे मान लिया शादी में जाना है, बारात में जाना है और आपके जिले में कोई बहुत बड़ा काम होना है जिसमें बहुत सारे गरीब लोगों को आख्यान देना है या कुछ भी देना है, कभी टाइम से पहले जाकर के किसी टाइम, जैसे मान लिया सुबह 10 से 5 ऑफिस होता है, तो आप 10 बजे नहीं 9 बजे पहुंच गए और 5 बजे नहीं काम देखा तो आप 6 बजे तक रुकते, तो ये समर्पण होता है, सेवा भाव होता है। तो सिविल सेवकों के संदर्भ में इसकी क्या प्रासंगिकता है इसके बारे में आपको बताना है। दृढ़ विश्वास, है ना। मान लिया देखो, जब भी हम सिविल सेवा ज्वाइन करते हैं या मंत्री बनते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो हम जो काम करते हैं ना वो काफी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसको करना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है दोनों और बड़े आराम से किए जा सकते हैं। आप किसी स्टोरी के माध्यम से दृढ़ विश्वास बता सकते हो। जैसे महात्मा बुद्ध जब घर छोड़कर निकले और उन्होंने जब शिक्षा के लिए अपना काम करना शुरू किया कि उन्हें अंतर्ज्ञान हो जाए, अंतर्दृष्टि मिले, तो धीरे धीरे काफी समय लगा तब उनको अंतर्दृष्टि मिली। तो इतना धैर्य रखा, दृढ़ विश्वास था उनको, उनका जो साहस था वो कमाल का था। तो वही करे एक IAS IPS या SDM DM डिप्टी SP वगैरह को होना चाहिए, क्योंकि आपको काम करना है और कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जो आपको डराने का काम करेंगे। बड़े नेताजी ने फोन किया कि नहीं कलेक्टर साहब ऐसा ऐसा नहीं करना है, अगर किया तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, है ना। तो जब आप इसके सामने ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है, यानी बालक अपने चारों ओर जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है। जो हमारे वैल्यू सिस्टम है उससे बालक को सीखता है। मान लिया कोई बच्चा है, अपने चारों ओर जो देखेगा वही तो सीखेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों के आसपास का माहौल थोड़ा सकारात्मक, थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, जिससे वो क्या करे, उनसे सीखे। इस कथन के आलोक में, यानी जो कथन दिया गया है कि बालक अपने चतुर्दिक जो देखता है उससे मूल्यों को सीखता है, इस कथन के आलोक में मूल्यों के निर्माण में परिवार और समाज की भूमिका की विवेचना करना है। ठीक है। क्या करना है, विवेचना करना है, डिस्कस करना है। तो सिंपल सी बात है कि आप अभी जैसे मान लिया जब प्रिपरेशन की करना स्टार्ट करी आपने, तो आप में के अंदर ऐसे कुछ गुण रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे तैयारी करते करते क्या हो गए, दूर हो गए। उसी तरह जब कोई बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर कोई मतलब कि ये कौन है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब वो 5 साल का 4 साल का हो जाता है तो उसके अंदर फिर थोड़ा सा लोग समझाना शुरू करते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये गलत चीज है, बेटा ये नहीं करना, ये गलत चीज है। तो जो मूल्य समाज के चारों ओर होंगे, मान लिया समाज ऐसा है जो हिंसक प्रवृत्ति का है तो बच्चा हिंसा सीखेगा। समाज अगर उस वहां का समाज अगर मान लिया महिलाओं की इज्जत कम करता है, रूढ़िवादी विचारों का है, महिलाओं को बंधक बना के रखता है, तो बच्चा वो सीखेगा। तो हम बच्चे को जहां का जिस हिसाब का माहौल देंगे वो मूल्य वो सीखेगा। अगर मान लिया आपके आसपास 50 लोग रहते हैं और 50 के 50 बहुत ईमानदार हैं, तो बच्चा ईमानदारी का मूल्य सीखेगा। और जो बचपन में वो मूल्य सीखेगा, जो उसका वैल्यू सिस्टम होगा ना, वो उसके अंतर्मन में समा जाएगा और उसको बदल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है वो 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच में जो उसको सीखना होता है वो सीख लेता है ना। जैसे बहुत सारे लोग आजकल आपने देखा होगा छोटे 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 शहरों में, बड़े शहरों में
उनकी इनकम कम है, लेकिन बच्चों को बहुत हाई फाई स्कूल में भेजते हैं, अच्छा पैसा खर्चा करते हैं, फिर भी जो अपेक्षा है उनकी वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि लोग अपने बच्चों के डिग्री में नंबर ज्यादा देखना चाहते हैं, उनकी मार्कशीट में नंबर ज्यादा देखना चाहते हैं, उनके बालक के संस्कार, है ना, गुण, वो क्या सीखता है समाज में, वो क्या समाज को देता है, उससे कोई मतलब नहीं होता। बस वो फीस भरते रहते हैं, उनको लगता है कि बच्चा बड़ी बड़ी किताबें पढ़ करके बड़ा आदमी बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके आसपास का समाज, आपका परिवार अगर ठीक से नहीं होगा तो बच्चे को आप चाहे जितनी अच्छी शिक्षा दे दो वो कभी सही हो नहीं पाएगा। ओके, तो उसी के संदर्भ में विवेचना करनी है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण के युग में यानी ग्लोबलाइजेशन के युग में राष्ट्रों के मध्य शांति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र समय की मांग है, आलोचनात्मक व्याख्या करिए। एक्सप्लेन, क्रिटिकली एग्जामिन करना है इस सेंटेंस को। मतलब ये कहा गया जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ, भारत पाकिस्तान में आए दिन खींचातान चलती रहती है, भारत चाइना में खींचातान चलती रहती है, और भी जो कह सकते हो कि यूरोप और मध्य एशिया के बीच के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे सीरिया है, लेबनान है, दमिश्क है, अमेरिका, चाइना, है ना, तो जो भी बड़ी बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं या उनके पास ऐसे कुछ लोग रहते हैं जहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा है। तो राष्ट्रों के मध्य अगर शांति और स्थिरता स्थापित करना है तो अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र की होना एक समय की मांग है, ऐसा माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में एक समान नीति शास्त्र होने से सभी के मूल्य एक समान हो जाएंगे? जैसे भारत वस्तुतः कुटुंबकम की भावना पे चलता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है, मान लिया रोहिंग्या शरणार्थी बहुतायत में भारत आ गए और भारत के पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भाड़ में जाए, लेकिन हम पहले अपना देखेंगे। तो राष्ट्र के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं ना, वो हित, परस्पर हित देखे जाते हैं, और हम ये अपेक्षा हमेशा नहीं कर सकते कि वो हमेशा एक समान रहेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र होना आवश्यक है, ये जरूरी है, लेकिन जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है ना वो अलग प्रकार का है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। बात समझ में आई ना? नहीं तो सभी तो शांति की बात करते हैं, कोई धर्म को लेकर के शुरू हो जाता है। जैसे पाकिस्तान, हम सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान फले फूले, अच्छा कमाए, अच्छा खाए, शांति के साथ रहे, तो उसके नागरिक आगे बढ़े, है ना। हम चंद्रयान 3 भेजा, वो चंद्रयान 10 भेजे, तो हम ये चाहते हैं, लेकिन रीजन ये है ना कि वहाँ की जो अव्यवस्था है वहाँ के लोगों के माध्यम से है। वो शांत रहना ही नहीं चाहते, वो एक ही मुद्दा अलापते रहते हैं, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो मांग तो है, ये आवश्यक भी है, क्योंकि आज का युग अहिंसा का युग, हिंसा का युग है, शांति बहुत कम है, छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में संघर्षरत हैं लोग, है ना। जो ट्रेड वॉर चल रहा है, व्यापार युग, उसको भी कम करना है, तो जिससे क्या हो, समावेशी विकास हो सभी राष्ट्रों को। तो उसके लिए समय की मांग तो है, लेकिन समस्या बड़ी जटिल है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, सूचना का छिपाव सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। सिंपल सी बात है, मान लिया कोई योजना आई, कोई भी स्कीम आई, और उसको छिपा लिया गया लोगों के द्वारा। कुछ लोग का जो उनका हित था उन्होंने छिपा लिया, और वो योजना गरीबों के लिए थी। अब उसको गरीबों के में नहीं बांटा जा रहा, उसको अमीर लोग आराम से उसका यूज कर रहे हैं। तो सार्वजनिक पहुंच को भागीदारी, जो भागीदारी करने को चाहिए था वो हटा कि नहीं। इसीलिए समान सूचना यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है ना। और वो एक एक्ट भी बनाया गया। फिर क्या कहा गया, इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करिए। वर्तमान में तो थोड़ा खुलापन आया है, लेकिन मीडिया का रोल इतना गंदा हो गया है कि वो खुलापन पचा ही नहीं पा रहा है। तो जो चीजें लोगों के मध्य आनी चाहिए उन चीजों पर डिस्कस कम होती है। तो सूचना का छिपाव एक लोकतंत्र को एक गर्त में ले जाएगा, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि लोगों को जब सही चीजों की जानकारी नहीं होगी तो ना तो सही सरकार सुन पाएंगे, ना तो प्रशासन को सही कर पाएंगे, ना तो कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए सूचना की पहुंच सभी तक आवश्यक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, और एक सच्चे लोकतंत्र या ज्वलंत लोकतंत्र या जीवित लोकतंत्र की एक सूचना का सभी तक समान पहुंच होना, ये समय की मांग है। आ गई बात समझ में? तो इस आलोक में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करनी है। तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम, वो भी आप ला सकते हैं, आर्टिकल 19 को भी
थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं 19A के अंतर्गत। ओके, अब क्या कहा गया है, अभिवृत्ति के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए, अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए। अब सबसे पहले तो अभिवृत्ति और मनोवृत्ति में आपको अंतर पता होना चाहिए। अब यहाँ क्या गया, एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंस एटीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन। अब एटीट्यूड का मतलब देखो, दो चीजें होती है, एप्टीट्यूड होता है और एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि व्यक्ति, स्थान, क्षेत्र, है ना, भाषा आदि के को देख करके जो आपके अंदर जो सकारात्मक, नकारात्मक या ऐसा कोई विचार आता है उसे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। ठीक है, एटीट्यूड कहते हैं हम अपनी नीति शास्त्र की भाषा में। तो एटीट्यूड के विभिन्न अवयवों का वर्णन करना है, तो जो भी वर्णन है संज्ञानात्मक प्रकार, संज्ञानात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, बिहेवियरल अभिव्यक्ति हो सकती है, या कह सकते हो कि तटस्थ हो सकती है। ओके, जैसे मान लिया आपकी मनोवृत्ति ऐसी है कि आप काले लोग देखते ही आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, तो हो सकता है कि वो आपके व्यवहार में ना दिखे। सपोज करो आप दक्षिण अफ्रीका में है, तो वहाँ काले लोगों के कितना भी विरोध आप करते हो, लेकिन वहां तो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो वहां वो बहुमत में पीट दिए जाएंगे। तो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करिए। अभिवृत्ति में बदलाव, मनोवृत्ति में बदलाव कब होता है, जब आप अच्छी एजुकेशन ग्रहण करते हैं, आप चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं और दूसरों को बोलने का मौका देते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, भाषा, लिंग, जन्म स्थान, इन को देख करके जो आपके मन के अंदर सकारात्मक या नकारात्मक भावना आती है, उसे ही अभिवृत्ति के नाम से जानते हैं। और ये 3 प्रकार से ABC कह सकते हो। भावात्मक, ठीक है, जो भावना प्रकट करती है, जैसे मान लीजिए किसी के दुख को देख करके दुख होना। संज्ञानात्मक, जान समझ के चीजें करना, या व्यवहारात्मक। बात समझ में आ गई ना? तो इसको उसी परिप्रेक्ष्य में इन तीनों चीजों को डिस्कस करना है। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, किन्हीं 2 महत्वपूर्ण गुणों की विवेचना कीजिए जिन्हें आप लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, और तर्क संगत व्याख्या करिए। अब 2 महत्वपूर्ण गुण आपको बताना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो आपके हिसाब से देखो, एक तो निष्पक्ष और ईमानदारी, धैर्यवान, करुणा, दया, है ना, और क्या कह सकते हैं, पारदर्शी। इनमें से अगर आपको लिखना हो तो मैं निष्पक्षता और ईमानदारी को, या सेवा भाव, समर्पण, है ना, इन पे लिखूंगा। ये 2 प्रमुख लक्षण हैं जिनको मैं मानता हूँ कि निष्पक्ष होना और ईमानदार होना, ये मान के चलो अच्छे प्रशासन की निशानी होती है। इन्हीं 2 की विवेचना मैं कर दूंगा। और लोक सेवक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि देखो, अगर निष्पक्ष नहीं होंगे आप, तो जब भी आपके सामने आपके कास्ट वाले आएंगे तो आप अपने कास्ट का फेवर करने लगोगे। तो एक IAS हो, मंत्री हो, विधायक हो, या कोई भी हो जो पब्लिक सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहा है, उसको निष्पक्ष होना ही चाहिए। मान लिया आप जज हैं और आपके पास मुकदमा आता है, मान लिया आप किसी ए जाति से बिलोंग करते हैं और मुकदमा जब आया तो ए जाति का व्यक्ति दोषी है, लेकिन वो आपका सजाती है, तो आप क्या कर सकते हो सकता है उसका फेवर कर दो, अगर निष्पक्ष नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे। तो ये 2 गुणों को होना बड़ा आवश्यक है एक सिविल सेवक में। ईमानदारी भी आवश्यक है कि मान लिया पब्लिक वेलफेयर आया और आप अपने घर के लिए लगा दिए, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जिनकी आपको विवेचना करी है। और देखो, आपके हिसाब से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो आपने किया होगा, है ना। तो आपको अगर और कोई गुण लिख रहे हो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे करुणा है, समर्पण है, तो उनको भी आप कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो, है ना। लेकिन आपको तर्क संगत व्याख्या करनी है, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ओके, 8 नंबर क्या कहता है, सिविल सेवकों के बीच उदारता, यानी लिबर्टी एंड वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, अपना सुझाव दीजिए। देखो, सिविल सेवक अगर रूढ़िवादी नहीं है, अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो उदार भी होगा और वस्तुनिष्ठ होगा। और उदारता जब आती है आपके अंदर, जब आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत बड़ी तोप नहीं, अगर आपको ये रियलाइज हो जाए कि नहीं मैं बहुत बड़ी तोप हूँ और हम जो कहेंगे वही होगा, हमारे जब मतलब हम फूकेंगे तभी हवा चलेगी, तो ये आपके अंदर कभी उदारता नहीं आएगी, आपके अंदर इगोइस्टिक होंगे आप, घमंडी,
है ना। आपको लगेगा कि यार मुझसे ही तो सब कुछ है, जब मुझसे ही वो श्री कृष्ण ने कहा था ना, संहार झूलता है मुझ में, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मन। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि आप उदार तभी होंगे ना जब आप अपने आप को छोटा करके देखेंगे कि नहीं यार, मैं एक सेवक के रूप में हूँ, बेशक मैं आईएएस हूँ, विधायक हूँ, सांसद हूँ, मैं सेवक के रूप में हूँ और मेरा काम है इनके लोगों के बीच में काम करना। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है जैसे निष्पक्ष होना एक प्रकार वैल्यू होता है, उसी तरह ऑब्जेक्टिविटी होती है कि आप चीजों को देख करके, समझ करके, उनके गुण दोषों को निष्कर्ष करके तब किसी रिजल्ट तक पहुंचे। ठीक है। एक लोगों की बात या एक व्यक्ति की बात को सुन करके आप डिसीजन ना लें, तो वो ऑब्जेक्टिव होना होता है। और 100% ऑब्जेक्टिविटी, 100% उदारता तो एक असामान्य बात है, लेकिन हाँ 70-80%, 90% आपको उदार और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ओके, तो इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि गुण दोष का विवेचन करना, या कह सकते हो कि मान लिया आपके पास दो पक्ष हैं ए और बी, तो दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुनना और उसके आधार जो भी निष्कर्ष आप निकालते हैं उन बातों के आधार पर, उन साक्ष्यों के आधार पर निकालना। उदारता तो आपको जानते ही हो, अगर उदार नहीं होंगे तो शासन सत्ता चल नहीं पाएगी। सुशासन और प्रशासन के लिए संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की भूमिका की व्याख्या करिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब साफ साफ होता है जैसे भावात्मक बुद्धिमत्ता। एक समय था जब इंटेलिजेंस को लोग सब कुछ मानते थे। वर्तमान दौर ऐसा चल रहा है कि हम भावात्मक बुद्धिमत्ता को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भावात्मक बुद्धिमत्ता अपने और दूसरे के दुखों को समझना। अब मान लिया आप कलेक्टर हैं, या आप डीटीएसपी हैं, या आप एसडीएम हैं, और अपनी कुर्सी पर अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं अपने चैम्बर में, और आपके सामने कोई महिला आती है बहुत भयानक रोती हुई और बिफर जाती है आपके सामने कि साहब मेरे साथ ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो साहब क्या करेंगे? कम से कम सामने क्या, यानी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी होनी चाहिए कि क्या वो झूठ में रो रही है, सच में रो रही है, क्या वास्तव में दुखी है या सिर्फ दिखावा कर रही है। तो ऐसा होना चाहिए। और शासन प्रशासन में कितनी महत्वपूर्ण है ये तो तय हो चुका है। अगर आपकी भाषा शैली, आपकी लोगों को समझने की क्षमता अच्छी होगी तो आप न्याय भी अच्छा करेंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे तो क्या न्याय करेंगे, है ना। तो इसकी व्याख्या करनी है। लोक प्रशासन में सामाजिक प्रभाव की क्या भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट करके। यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंस की क्या भूमिका होती है। कभी कभी होता है कि लोक प्रशासन समाज के हिसाब से चेंज होता है। जैसे जैसे समाज को कल्याणकारी की भावना आती है या समाज को और बेहतर की तलाश होती है तो लोक प्रशासन को उसके हिसाब से काम करना होता है ना। तो एक सामाजिक प्रभाव है। ये आपको एग्जाम्पल भी देना है तो कोई एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पकड़ के चल सकते हो। मान लिया कोई सामाजिक नेता के बारे में जिक्र करके वो बात रख सकते हो अपनी, कि इन्होंने प्रशासन में इस तरह से चेंज किया और ये समाज के लिए बड़ा अच्छा काम करते थे। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो गए आपके 80 नंबर के। और यहाँ तक तो पेपर सही लगा, थोड़ा इजी है इस बार का, मेंस इजी है। पेपर सेटर सब ठीक रहा होगा, बस ट्रांसलेशन में गलती हुई है, बाकी ठीक है। अब सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी क्या है? पहले तो केस स्टडी होती थी सेक्शन बी में, लेकिन इस बार केस स्टडी को बदल दिया। अब कुछ नैतिक वाक्य मिलेंगे जिनको आपको डिटेल करना है। नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिकल गवर्नेंस? एथिकल गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप नैतिक व्यक्ति से क्या समझते हैं? नैतिक व्यक्ति का मतलब होता है जो सिर्फ उदार ना हो, है ना। देखो, न्यायिक और उदारता में थोड़ा सा अंतर है। अगर कोई व्यक्ति बहुत उदार है तो वो अच्छा न्याय नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत न्यायिक है तो वो उदार नहीं होगा। तो नैतिक शासन व्यवस्था में आपको, मैं ये मानता हूं कि आपको नैतिक न्यायिक होना चाहिए। आपको न्याय करना है, आपको सही स्कीम को सही लोगों तक पहुंचाना है। तो नैतिक शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ऐसा शासन व्यवस्था जो लोक कल्याण की भावना से काम करे और जिनकी जरूरत है उनको योजनाओं का लाभ दे, उनके लिए बेहतर जीवन की तलाश करे, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में काम करे। तो एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अब ये याद रखना, 200 शब्दों में लिखना। शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल देना है आपको। 12 नंबर देखते हैं। सार्वजनिक नीतियां बनाते समय यानी पब्लिक
जो स्कीम्स हैं वो बनाते समय आप एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या कहा गया है कि सार्वजनिक पब्लिक पॉलिसीज बनाते समय एक सिविल सेवक को केवल जनता की भलाई पर ध्यान देना चाहिए और उन नीतियों को लागू करते समय उसे उसमें संभावित अनपेक्षित परिणामों का अनुमान लगाने की दूरदर्शिता होनी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए युक्ति तथा प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब है कि कोई भी सिविल सेवक हो, अगर वो कोई पॉलिसी बना रहा है, कोई सार्वजनिक नीति बना रहा है, तो उसको जनता पर ध्यान देना चाहिए कि इससे ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करता है तो जो भी संभावित उसके निगेटिव फैक्टर्स हैं, उसके निगेटिव परिणाम हैं, उस पर भी ध्यान उसका होना चाहिए कि नीतियां तो मैं बना रहा हूँ पब्लिक के लिए, उसकी भलाई के लिए बना रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसी नीति बनाने से उनको लाभ की अपेक्षा हानि अगर ज्यादा होने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जैसे राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, भलाई तो है, इससे क्या होगा, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए भी आराम हो जाएगी कि वो गांव, मान लिया उनका गांव में राशन कार्ड होता है, 6 महीने 8 महीने के लिए वो किसी शहर में काम करने के लिए जाते हैं और पॉलिसी लोचशील नहीं हो, तो क्या वो वहां से राशन ले पाएंगे? वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब ये है कि व्यक्ति चाहे यूपी का हो या बिहार का, अगर वो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर कहीं भी रह निवास करने के लिए 2 4 10 महीने 8 महीने के लिए जाता है, तो वो जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उनसे अपना राशन अपने राशन कार्ड के हिसाब से ले सके। तो ये पॉलिसी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इससे से ज्यादा जो पीडीएस का लाभ है वो ज्यादातर लोगों को पहुंचे। लेकिन उसमें फिर दिक्कतें क्या आनी शुरू हुई, लीकेज की प्रॉब्लम आने लगी, है ना। लोग फर्जी राशन कार्ड बनाने लगे, थंबनेल वाला सिस्टम हो गया, तो मान लिया 50 श्रमिक उत्तर प्रदेश के थे और वो उस महीने से मध्य प्रदेश पहुंच गया। अब क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो उचित मूल्य की राशन की दुकान थी वहां वो सारा अनाज आ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में अनाज नहीं पहुंचा। तो उन चीजों को कैसे टैकल करेंगे, ये भी आप इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिए कि इसके क्या नफे हैं और क्या नुकसान। और वैसे भी कोई पॉलिसी 100% गुड 100% बैड नहीं होती, बात समझना। कोई भी पॉलिसी आप बनाइए ना तो 100% गुड होगी ना ही 100% बैड होगी। उसके में क्या हो सकता है, 70% वो अच्छी हो लेकिन 30% में वो क्या हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना। तो वही पॉलिसी तो उसके हिसाब से हम नहीं तय करते, हम 70% के हिसाब से तय करते हैं कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए अथवा ना किया जाए। जैसे सपोज करो आयुष्मान भारत योजना है, ज्यादातर गरीबों को लाभ पहुंचाती है। 5 लाख का बीमा है कि आप अपना इलाज, परिवार का एक व्यक्ति कहीं भी इलाज करवा सकता है 5 लाख तक का। एक कैप लगाया गया है कि 5 लाख के ऊपर जितना भी पैसा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन 5 लाख तक के इलाज पे सरकार पैसा देगी, है ना। तो इसका लीकेज भी हुआ, बहुत सारे ऐसे लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है जिनके पास नहीं होने चाहिए। तो क्या मतलब इस योजना को बंद कर देना चाहिए बस 2 4% 5% लोगों की वजह से, है ना। तो इसी तरह के एग्जाम्पल देते हुए, प्रमाण प्रस्तुत करते हुए आप इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये आपको करना है। अगेन थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन फंसा है। नेक्स्ट क्या है, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है? टिप्पणी करना है। देखो सभी धार्मिक पुस्तकें हैं ना, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकती है, चाहे भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, है ना, जैन बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हो, तो थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकती है। और इसमें धैर्य, प्रशंसा, है ना, करुणा, दयाशीलता, ये सारी चीजें हो सकती हैं। क्योंकि धार्मिक नैतिकता एक चीज आपको सिखाती है, वो है ईमानदारी, है ना, सत्यनिष्ठा। निष्पक्षता तो मैं नहीं मानता वो कम सिखाती होगी, क्योंकि धर्म की किताब है, दूसरे धर्म के खिलाफ हो सकता है कुछ ऐसी बात करते हैं। लेकिन भगवत गीता लोक सेवकों के नैतिक मार्गदर्शिता हो सकती है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, उसका एग्जाम्पल देते हुए बात करनी है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी अर्जुन को उपदेश दिया गया है, किसने दिया है? श्री कृष्ण ने। कि सामने कोई भी हो, अगर शत्रु के रूप में आया है, लड़ने के लिए आया है, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो चाहे आपका चाचा हो, भतीजा हो, पापा हो, मामा हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर कोई गलत है, जब आपके खिलाफ विद्रोह, आपके खिलाफ जो है लोग बोलते रहे, आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, आपकी स्त्री के कपड़े उतारे गए, है ना, तो तब आप, वो सारा रात दरबार बैठा रहा, चुप रहा, कुछ नहीं बोला, तो आप युद्ध करते समय क्यों ऐसा सोचते हो? तो अर्जुन को उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो अच्छी किताब है, आप देख सकते हो। नैतिक मार्गदर्शिता हो सकती है लेकिन सीमित रूप से, उसकी संपूर्ण बातें नैतिक मार्गदर्शिका नहीं हो सकती, क्योंकि
जो धर्म के, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं और हमारे यहाँ जो भी चाहे पॉलिटिशियन हो, है ना, उसको धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, वो धर्म से निरपेक्ष होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, सभी के लिए समान काम कर पाएगा, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सीमित होंगी, है ना, और क्या कह सकते हो कि रूढ़िवादी होंगी, लेकिन हाँ कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं किसी भी किताब से, और कुछ जरूरी नहीं कि सभी चीजें उसके लिए अच्छी। ओके, नीति शास्त्र में मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना कीजिए। अब नीति शास्त्र में मानव कर्म का क्या तात्पर्य है? मानव कर्म का मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते हुए ही आपको 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। अर्थात अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप, जीने का मतलब जिंदा रहना नहीं होता, जीने का मतलब आपके नाम को जिंदा रखने। जैसे महात्मा गांधी 48 में उनकी हत्या हुई, लेकिन उनके काम ऐसे थे कि आज तक हम लोग उनको पूजा करते हैं, याद करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन हम आज भी उनको याद करते हैं। तो मानव कर्म से क्या तात्पर्य है? नीति शास्त्र में मानव कर्म का मतलब होता है अपेक्षित कर्म और उत्तम कर्म। मानव कर्म में नैतिकता के निर्धारक और परिणाम की विवेचना करना, कि नैतिकता के कौन से तुक हैं और उनके क्या परिणाम निकलते हैं, है ना। क्या कर्म करने से ही फल मिलता है, या कभी कभी फल का कर्म से कोई लेना देना नहीं होता, कर्म स्वतंत्र है और फल स्वतंत्र है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको नीति शास्त्र के संबंध में ही करना है। ओके, अब एक अगला क्वेश्चन आता है, एक केस स्टडी टाइप में। राजीव एक आदर्शवादी है, ठीक है, आइडियल मैन है या आइडियलिस्ट है। उसका विश्वास है मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा, ये एक धार्मिक नैतिकता है। एक दिन वह सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा था। उसने सड़क पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़े देखा, जो सहायता मांग रहा था। कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया। राजू घायल व्यक्ति को अस्पताल ले गया और उसके जीवन की रक्षा की, लेकिन इसके कारण उसके नौकरी प्राप्त करने का अवसर को खो दिया। उपर्युक्त परिस्थिति में राजू के निर्णय की टिप्पणी करिए। देखो, अगर नीति शास्त्र के हिसाब से या आदर्शवाद के हिसाब से देखा जाए तो उसने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ये जो है ना, तो हम परहित की सेवा का अपना हित ज्यादा देखते हैं। अगर वो अपना हित देखता तो उसकी जान चली जाती। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो एम्बुलेंस को बुला सकते हो, एम्बुलेंस आ गई, वो पेशेंट को लेके चली गई, आप अपने काम में चले गए, थोड़ा बहुत लेट हुए होंगे लेकिन पहुंच तो गए, है ना। हो सकता है राजू ऐसे जमाने में रहा हो जहां पर इतने अच्छे संसाधन ना रहे हों। तो जब वो मानता है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, तो एक दिन वो असंकारी तो कुछ भी करेगा। अगर वो मान लिया साक्षात्कार देने चला भी जाता तो उसका मन नहीं लगता वहां देने में, तो हो सकता है उससे वो फेल हो जाए। इसलिए उसने जो किया वो एक व्यक्ति को, एक इंसान को करना चाहिए, लेकिन जो उसका अवसर खोया उसके लिए भी उसे प्रयास करना चाहिए। तो आप इसको चाहे खंडों में विभाजित करके देखते हैं, मैं होता क्या करता, या राजू की जगह पर उस पे क्या निर्णय मैं लेता, है ना। राजू के निर्णय पर टिप्पणी लीजिए। दूसरा सही किया, दूसरा सही किया लेकिन कुछ उसको और देखना चाहिए था। तीसरा कि उसे अपने साक्षात्कार के लिए जाना चाहिए था। चौथा कि उसे किसी की आवाज देनी चाहिए। ऐसा कुछ 4 पॉइंट में इसको देना है, फिर निष्कर्ष लिख देना है और सकारात्मक रूप अपनाना, क्योंकि आप मान लीजिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मेन से लिख रहे हैं, तो आपको जीवन से झलकना चाहिए। इस बार पेपर में एक चीज गड़बड़ हुई कि केस स्टडी सिर्फ एक आई। केस स्टडी इन चीजों से लिखना थोड़ा आसान होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। लोक जीवन का मुख्य सिद्धांत क्या है? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। अब जो पब्लिक लाइफ होती है ना, उसका सिद्धांत क्या है? सेवा, समर्पण, ना, शांति, सद्भाव। इन्हीं सबके इर्द गिर्द क्या करना है? इन्हीं सिद्धांतों के बारे में बात करते हुए आगे जाना है और उपयुक्त एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात को सिद्ध भी करना है। ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या करते हैं? वर्तमान समय में सोशल मीडिया का उपयोग जनता की राय को सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने के लिए किया जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? देखो, वर्तमान दौर में सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि कोई भी खबर हो, अच्छी बुरी झूठी सच, है ना, वो इतनी जल्दी उसको फैला देता है कि लोग मानने लगते हैं कि यार वास्तव में ऐसा हुआ होगा। और कुछ लोग तो इतने नालायक हैं, वो फेक न्यूज फैलाते रहते हैं, है ना।
थोड़े से लाइक और व्यू के चक्कर में वो कोई भी अनर्गल बातचीत करते रहते हैं। तो वर्तमान दौर में मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल है कि सही बात को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंज हो गया है। तो जनता की राय को सकारात्मक नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया जाता है। अब मान लिया कोई, जैसे इस समय एनडीए सरकार है, आधे लोग ऐसे, आधे से ज्यादा लोग जो उनको चुन के लाते हैं, सांसद विधायक ऐसे हैं जो सिर्फ यही दिन भर कहते रहते हैं कि नहीं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं कि उन्होंने जो भी काम किए सब खराब है। तो ना तो सब कुछ सारा सही होगा और ना ही सब कुछ सारा खराब होगा। तो जनता की राय को सकारात्मक नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया जाता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से, है ना। एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे को कैसे समाधान करेंगे? तो सबसे पहले लोगों को अवेयर करेंगे। अवेयर इस प्रकार करेंगे कि वो कम से कम तार्किक हों, ऐसा ना हो कि सुने और मार करने लगे। जैसे होता है ना, धर्म के फील्ड में क्या झगड़ा होता है कि एक फोटो वायरल कर दी गई कि नहीं उन्होंने उस गाय को काट डाला, उसका मीट बना के खाया, और हिंदुत्ववादी लोग क्या हुए, भड़क गए और मारपीट पे उतारू हो गए। तो कभी कभी ये सारे घटनाक्रम हो जाते हैं। तो एक लोक सेवक होने के नाते आप इस मुद्दे का समाधान कैसे करेंगे? तो लोगों को अवेयर करना है, कम से कम फेक न्यूज से। जैसे पीआईबी हमारा है, क्या है, पीआईबी क्या काम करता है? जो भी फेक न्यूज है उनको वेरीफाई करता है। दूसरा, ज्यादातर जो न्यूज है वो पीआईबी के माध्यम से लोग पढ़ सकते हैं, बशर्ते इसकी क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश ज्यादा है, और इंग्लिश में ही लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम धोने वाले लोग हैं ना, धोएंगे। ठीक है। तो आप लोक सेवक होने के नाते इस मुद्दे का कैसे समाधान करेंगे? अवेयर करके, जागरूक करके, है ना, सच बात को बता करके, लोगों को जो भ्रमित कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके, ये सारे काम करके आप उनको अवेयर कर सकते हैं, उनको उस दुरुपयोग से बचा सकते हैं। 18 नंबर क्या कहता है? ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार है, लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं भयानक है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? एक सिंपल सी बात कही गई है, ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब शिक्षा नहीं है, संस्कार नहीं है, और शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करना नहीं होता। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर और बेकार हो जाती है। आप कितने भी सत्यनिष्ठ हो, लेकिन अब अगर आपको सही जानकारी नहीं होगी, सही शिक्षा नहीं मिली होगी, तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक और भयानक हो जाता है। आपने बहुत सारी मूवी देखी है साइकोपैथ की, जिसमें बड़े अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर क्या करते हैं, साइकोपैथ की भूमिका निभाते हैं। उसमें क्या होता है, डॉक्टर साहब थे, वो मुर्दों को मारना शुरू कर दिए, काटना पीटना शुरू कर दिए, है ना, फालतू में मर्डर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, सत्यनिष्ठा नहीं है उनके अंदर। सत्यनिष्ठा में सच्ची निष्ठा काम करने के लिए, तो क्या हो गया, उनके लिए खतरनाक हो गई, भयानक हो गई। तो इस कथन से आपको क्या समझते हैं, इसको समझाना, डिस्कस करना है। ओके। 19 नंबर क्या कहता है? एक लोक सेवक के द्वारा कर्तव्य निर्वहन न कर एक प्रकार का भ्रष्टाचार। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? तर्क संगत व्याख्या करिए। भाई सीधी सी बात है, लोक सेवक हो तो आपको कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, जो आपके पास काम आएगा उसको करना पड़ेगा, है ना। जो आपकी जिस चीज के लिए आपको नियुक्त किया गया वो तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। अगर काम नहीं कर रहे हो, है ना, हीला हवाली कर रहे हो, या फिर वो कहते हैं ना मटर गश्ती कर रहे हो, है ना, ऑफिस जाते हो, सो जाते हो, तो वो काम क्या है, वो भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सिर्फ इतना नहीं होता कि घूस लेना ही भ्रष्टाचार होता है, अपने काम को सही समय पर सही तरीके से न करना भी भ्रष्टाचार होता है। ठीक है। इस कथन से आप क्या सहमत हैं? तर्कसंगत व्याख्या करनी है तो बड़े आराम से इसको कर सकते हो कि सिर्फ घूस ही पैसे का आधार नहीं होता, भ्रष्टाचार नहीं होता, भ्रष्टाचार में अन्य की चीजों भी लिप्त है। उसी तरह कर्तव्य निर्वहन न करना, अपने कर्तव्य जिस काम के लिए आपको नियुक्त की गई है वो न करना भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। ठीक है। 20 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? उन रणनीतियों का वर्णन करें जो सिविल सेवक परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को दूर करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और नई नीतियों तथा पहलों का समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से राजी कर सकते हैं। जैसे किसान बिल आया था, है ना, सॉरी, जैसे किसान बिल आया था। किसान बिल लगभग 80% 90% क्या था, सही था। लेकिन क्या किया किसान संगठन ने, ज्यादातर लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया, और फिर विरोध ऐसा होने लगा कि वो दोनों किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हुए, सिर्फ विरोध कर रहे थे, और उसके साथ भाजपा का विरोध कर रहे थे।
कि ये किसानों की जमीन छीन लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ था तो नहीं उसमें। तो उसी तरह जो भी रणनीतियां हैं, ठीक है, उन कौन सी रणनीतियां ऐसी अपनाएंगे कि अगर मान लिया आपने कोई चीज चेंज करी, कोई नियम कानून में संशोधन किया, या हो सकता है और चीजों में संशोधन करें, तो जो प्रतिरोध होगा, जो लोग आपको रोकेंगे, है ना, आवाज करेंगे, शोर मचाएंगे, आंदोलन करेंगे, उनको नियोजित कैसे कर सकते हैं, उन रणनीतियों को आपको वर्णन करना है। नई नीतियों और पहलों के समर्थन करने के लिए हितधारकों को प्रभावी ढंग से कैसे राजी कर सकते हैं, तो दोनों पक्षों से मिलकर बैठ के बात करनी है, क्योंकि बातचीत ऐसी चीज है ना जिससे बड़े बड़े रास्ते निकल आते हैं। बातचीत ही आपको करना चाहिए, ठीक है, तो वो आराम से हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करनी है आपको। तो आज के लिए इतना ही। ये पेपर 4 है। क्वेश्चन पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट टाइप के, में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा टफ है, लेकिन ज्यादातर चीजें अगर आपने ठीक ठाक करी हैं तो ये भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसको घर पे ट्राई करके देखना। अभी जो लोग तैयारी के स्टार्टिंग फेज में हैं उनको काफी सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उनके लिए मेरा इतना कहना है कि अभी जल्दी से मैं सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा, जो भी सारी चीजें हैं उनको मैं डिस्कस कराऊंगा, तो परेशान नहीं हूँ, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और जैसे ही मेंस खत्म होती है तो आपका प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस को हम लेके एक बार फिर से आएंगे। और दूसरा, एनसीईआरटी क्लासेस हमारी कैरी ऑन होने लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दूसरा ये है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है, कि और लोग भी इससे बेनिफिट हो पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।